हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। लगभग 300 वीडियो पोस्ट करने के बाद अब हमें लगता है कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए या इस प्रश्न का उत्तर तलाश करना चाहिए कि आखिर बिजनेस कौन सा करना चाहिए। एक चीज, बिजनेस किसको कौन सा करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, बिजनेस किस आधार पर होता है। तीसरा प्रश्न, लोग बिजनेस किस आधार पर करते हैं। लोग बिजनेस किस आधार पर करते हैं। यहां पर पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो बिजनेस नहीं करना चाहता है उसे बिजनेस करने के लिए फोर्स मत करिए, ना उससे बिजनेस करवाइए। जो नौकरी नहीं करना चाहता है उसे नौकरी करने के लिए फोर्स मत करिए, दबाव मत डालिए। दबाव मत डालिए। अब जो बिजनेस करना चाहता है उसकी बिजनेस करने में हेल्प करिए, उससे बिजनेस करवाइए। जो नौकरी करना चाहता है उसकी नौकरी करने में हेल्प करिए और उससे नौकरी करवाइए। अब जो भी मिल जाए। अन्यथा जो बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस करना चाहता है लेकिन अभी वो नौकरी कर रहा है, या मान लिया कि उसको अपने अनुसार टर्न होने दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हाँ वो बिजनेस करे लेकिन आज वो नौकरी को पसंद करता है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कोई दौर ऐसा आ जाए कि जिसमें वो नौकरी से ऊब जाए या जो भी है उसका इंटरेस्ट भंग हो जाए और वो बिजनेस की तरफ आकर्षित हो जाए, ठीक है। तो मतलब पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बात आ गई कि बिजनेस किसको करना चाहिए। बिजनेस उसी को करना चाहिए जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट हो, अर्थात जो बिजनेस करना चाहता हो, जो बिजनेस के लिए समर्पित होना चाहता हो। और जो बिजनेस के लिए समर्पित होना नहीं चाहता है उससे बिजनेस मत करवाइए, ना उसको बिजनेस करवाइए, ना उसको बिजनेस करने के लिए प्रेरित करिएगा। क्योंकि वो धक्का परेड होगा, जितना धक्का जाएगा, धक्का मिलेगा उतना ही वो आगे चलेगा। वो कभी भी सेल्फ स्टार्टेड नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को जो धक्का से स्टार्ट होते हैं उनसे बिजनेस मत करवाइए, क्योंकि वो रिस्की है। क्योंकि बिजनेस बहुत कुछ डिमांड करता है और वो जब बिजनेस की डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो बिजनेस को कामयाब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहली बात तो ये डिसाइड हो गई कि जो बिजनेस करना चाहते हैं सिर्फ उनको ही बिजनेस करवाइए, उनसे ही बिजनेस करवाइए, अन्यथा नहीं। अब दूसरी बात होती है कि बिजनेस होता किस आधार पर है। और एक बात और, ये बात अगर हम किसी अन्य संदर्भों में न कहें तब भी हम ये बात कह सकते हैं कि जब तक संभवतः हमारा बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहा तब तक कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं हो पाया है। और आज के दौर में भी ये बात सत्य है कि बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमको मालूम है कि हमारी अपनी कमियां हैं, अभी हमारी कमजोरियां हैं, तो उन कमियों को तो पहले दूर कर लें, तब हम बिजनेस स्टार्ट करें। बिना कमजोरियों को दूर किए हुए, जो हमको कमियां मालूम है कि हाँ हमारे अंदर ये कमियां हैं, इन कमियों के चलते हुए हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। या उन कमियों के चलते हुए जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ बिजनेस को ट्राई किया, वो फेल हो गए,
तब हाँ, तो ये बात सत्य हो गई कि हाँ ठीक, हमारे अंदर ये कमियां हैं, इन कमियों के कारण ये बिजनेस हमारे फेल हो गए। इसलिए पहले उन कमियों को दूर करना चाहिए, तब तब हमें अगला ट्रायल करना चाहिए। लेकिन हम ये भी गलती कर देते हैं कि हम जानते हैं कि बिजनेस के संदर्भ में हमारी ये कमी है, लेकिन बिना उसको दूर किए हुए हम अगला ट्रायल कर देते हैं। अगला ट्रायल कर देते हैं, परिणाम उसका भी परिणाम वही आता है जो पहले वाले का था। पहले कहा था, हम इस गलतफहमी में हो जाते हैं कि अरे हम पहले हमारे अंदर ये कमी थी या हमारे में ये कमी थी, तो हमने ट्रायल किया, वो फेल हो गया, और अब की से वही कमी है, वही कमी अब भी है, लेकिन हम ट्रायल करेंगे तो पास हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। कैसी बात है, अपने आप में गलत बात है। तो इसलिए कि यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो उससे बिजनेस मत करवाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, बिजनेस होता किस आधार पर? नंबर 1 पर व्यक्ति के आधार पर, नंबर 2 व्यक्ति के नॉलेज के आधार पर, उसके स्किल के आधार पर, उसके टैलेंट के आधार पर, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, और उसकी रिजल्ट मेकिंग पावर के आधार पर। ये तो कुछ व्यक्तिगत क्वालिटीज़ हैं। अदर्स क्वालिटीज़ में, जो कि पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, अदर्स क्वालिटीज़ में आपके पास में कैश कितना है, नगद कितना है, तो कैश के आधार पर। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी के आधार पर, और तीसरी चीज़, ऐसा वो कौन सा धन है। ऐसा कुछ धन होता है जिसको हम फटाफट नगद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके आधार पर, या फिर किसी संभावना के आधार पर, किसी विशेष अट्रैक्शन या ऑफर के आधार पर, किसी प्रपोजल या प्रस्ताव के आधार पर, आदि कुछ प्रमुख आधार हैं। गैप के आधार पर, मतलब कुछ प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर बिजनेस स्टार्ट होता है, अर्थात बिजनेस स्टार्ट करने की शर्तें अलग हैं, बिजनेस कामयाब करने की शर्तें अलग हैं। बिजनेस स्टार्ट करने की शर्तें अलग हैं और कामयाब करने की शर्तें अलग हैं। तो अब मान लिया ये बात सही हो सकती है कि चलो ठीक है, हमारे अंदर ये क्षमता थी कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर पाएँ, लेकिन उसको कामयाब करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो फेल हो गया। अर्थात कुछ लोगों में तो बिजनेस को स्टार्ट करने की क्षमता नहीं होती है, योग्यता नहीं होती है, साहस नहीं होता है। कुछ में बिजनेस को स्टार्ट करने की क्षमता है, स्टार्ट करने की योग्यता भी है, लेकिन बिजनेस को कामयाब करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। अर्थात प्रथम स्टेज पर फेल होना कि बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करना, सेकंड स्टेज पर फेल होना कि स्टार्ट तो कर दिया लेकिन उसको कामयाब नहीं कर पाए, उसको सक्सेस नहीं कर पाए। ये दो कंडीशंस हैं। अब मतलब बात कर रहे थे कि किन किन आधारों पर बिजनेस स्टार्ट होता है। अब बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये भी थोड़ा सा समानांतर चलते हैं जाकर के, कि अब जो सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि बताया गया कि पर्सनल तौर पर जो हमारा नॉलेज है, नॉलेज के आधार पर, स्किल के आधार पर, यदि हमने कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रखी है, वो स्किल, टैलेंट, किसी विशेष कार्य में हमने टैलेंट को हासिल किया है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वह अनौपचारिक हो। टैलेंट, एक्सपीरियंस, लाइफ में यदि हमने कोई घर परिवार में कोई हमने एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है, उसके आधार पर बिजनेस स्टार्ट किया। अब जो नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, रिजल्ट मेकिंग क्षमता है, इसके आधार पर बिजनेस भी स्टार्ट होते हैं, इसके आधार पर नौकरी, सर्विस, जॉब भी स्टार्ट होते हैं, और इसी के आधार पर सेल्फ एम्प्लॉय भी बना जाता है। इसके आधार पर ही सेल्फ एम्प्लॉय भी बना जाता है, नॉलेज के आधार पर, स्किल के आधार पर, टैलेंट के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, और रिजल्ट मेकिंग पावर के आधार पर। इसके आधार पर बिजनेस भी स्टार्ट होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी बना जाता है,
और जॉब भी किया जाता है, नौकरी भी किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वह सरकारी हो। अब सवाल इस बात का उठता है कि यह अब 3 कैटेगरी आ गई, यानी कि हमको अब सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, या हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर हमको जॉब करना है दूसरे का जॉब करना है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉय है या भी एक प्रकार का बिजनेस के ही एक ब्रांच मान लीजिएगा। बिजनेस की ब्रांच मानने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी स्किल, अपने टैलेंट, इन सब चीज़ों को सेल करता है फुटकर रूप में। कहने का अर्थ है कि इसमें वो अपनी मर्जी का मालिक है एक शॉर्ट टर्म के लिए कि मान लिया अभी कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉय अर्थात उसका अपना क्लिनिक है, उसका अपना अस्पताल है, ठीक, वहाँ पर वो अपना वो कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर वो तो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया अर्थात ये एक बिजनेस कर रहा है भाई, जो उसके पास में है उसको वो सेल कर रहा है। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी दूसरे के क्लिनिक में है, या मान लिया सरकारी जॉब में है, तो वहाँ पर वह एम्प्लॉय है, अर्थात वहाँ पर उसको एक वेतन मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसको वेतन मिल रहा, मंथली रूप में मिल रहा है या दैनिक रूप में मिल रहा है या मान लिया जो भी है, लेकिन वहाँ पर उसकी रिस्क है व्यापक रूप में अलग, वो तो अलग बात, लेकिन आमतौर पर उसको रिस्क नहीं कवर करना पड़ रहा है, न रिस्क उसको कवर करना पड़ रहा है, ना उसको उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जब वहाँ पर वो सेल्फ एम्प्लॉय, उसकी अपनी क्लिनिक है, उसका अपना अस्पताल है, तब वहाँ पर वो एक बिजनेसमैन है, वहाँ एक सेल्फ एम्प्लॉय है, वहाँ पर रिस्क को भी कवर कर रहा है और वहाँ पर उसकी कोई इनकम निश्चित नहीं है, बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, इसी तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल है। इसी रूप में टीचर भी हो सकता है, इसी रूप में वकील भी हो सकता है, इसी रूप में अन्य प्रोफेशनल व्यक्ति हो सकते हैं। अर्थात मान लिया अब बिजनेस एडवाइजर, ये भी एक तो सेल्फ एम्प्लॉय ही है, लेकिन यदि मान लिया ये किसी फर्म, दुकान, कंपनी का कोई मान लिया मासिक रूप में या वार्षिक रूप में या त्रैमासिक रूप में कोई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यदि वो अपनी सर्विस को देता है तो निश्चित तौर पर यह वहाँ पर जॉब कर रहा है। लेकिन यदि पार्टिकुलर वर्क के बदले में अपनी सर्विस को देता है तो वहाँ पर यह सेल्फ एम्प्लॉय है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए कि मुख्य रूप से बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मान लिया वेल्थ प्रधान और दूसरे होते हैं वर्कर प्रधान या वर्क प्रधान। जिनमें वर्क मुख्य होता है वो वर्क प्रधान, और जिनमें वेल्थ, संपत्ति मुख्य होती है या प्रोडक्ट मुख्य होते हैं वो वेल्थ प्रधान होते हैं। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि अब पर्सनल तौर पर ये जो चीज़ें हैं, नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, इसके आधार पर बिजनेस भी स्टार्ट किए जा सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में भी कार्य किया जा सकता है और जॉब भी किया जा सकता है। बिजनेस कैसे स्टार्ट किए जा सकते हैं? जब इस स्किल के साथ में वेल्थ का भी पर्याप्त इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, तो अपने आप में ये बिजनेस हो जाता है। अर्थात कहना चाहिएगा क्लिनिक में छोटा इन्वेस्टमेंट है, अब यदि वही उसने डॉक्टर ने अस्पताल बना लिया तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, या वो मेडिकल इंडस्ट्री में आ गया तो भी तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो स्वाभाविक बात है कि वो बिजनेस कर रहा है। यह मान लिया अन्य कोई एम्प्लॉय जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है और इन्वेस्टमेंट के द्वारा वो अपने कार्य की वैल्यू को, पावर को, मार्केट पावर को, कॉमर्शियल पावर को बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बिजनेस है। तो अर्थात जो टैलेंट है, ये जो नॉलेज है, ठीक, ये चीज़ें आ गई। अब दूसरी चीज़ आती थी कि हमने बताया कि जो
आपके पास में नकद पैसा है, नगद पैसा है। अब नगद पैसे से बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, नगद पैसे से बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं। अर्थात अब नंबर एक पर तो आप हैं, दूसरी चीज़ आपके पास में पैसा है और आप चाहते हैं कि पैसे से स्टार्ट किया जाए बिजनेस। आप चाहते हैं पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाए, लेकिन पैसे से कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए? क्वेश्चन है आपका ये कि हमारे पास में इतना पैसा है और मैं इतने पैसे से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं? पहली बात तो आती है कि कोई भी बिजनेस न तो कामयाब होता है ना फेल होता है, और ना किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता है ना किसी बिजनेस में घाटा होता है। ये चारों की चारों चीजें, अर्थात न तो कोई बिजनेस फेल होता है न कोई बिजनेस पास होता है। अर्थात फेल और पास होना, अर्थात पास होना, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है हमारे अच्छे डिसीजन के कारण, हमारे अच्छे एक्शन के कारण और मिलने वाली अच्छी संभावनाओं के कारण या अच्छी परिस्थितियों के कारण, अच्छी कंडीशंस के कारण। इस तरीके से कुछ हमारे एक्शन के कारण बिजनेस कामयाब होता है, कुछ हमारे डिसीजन या इन्वेस्टमेंट के कारण कामयाब होता है, और कुछ मिलने वाली अनुकूल परिस्थितियों के कारण भी बिजनेस कामयाब होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि यदि फेल होता है बिजनेस तो कुछ हमारे गलत निर्णयों के कारण, जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण गलत निर्णय लिए गए उनके कारण बिजनेस फेल होता है, या फिर कुछ बाहरी परिस्थितियों के कारण कुछ बाहरी घटनाक्रम के कारण, कुछ बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बिजनेस फेल होता है। बिजनेस फेल होता है क्योंकि जन्म के साथ ही साथ स्ट्रगल शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है परिस्थितियों में और बिजनेस में। जहाँ तक आप समाधान करते चले गए वहाँ तक बिजनेस कामयाब हो गया, जहाँ तक आप समाधान न कर पाए वहाँ पर आपका बिजनेस डाउन हो गया या फेल हो गया। वही चीज़ प्रॉफिट के मामले में भी होता है, प्रॉफिट के मामले में भी होता है। देखा ये जाए कि जो प्रॉफिट होता है वो मेन एम्प्लॉई का वेतन कह लीजिएगा या उसका पुरस्कार कह लीजिएगा या उसका इनाम कह लीजिएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जो वह मेन एम्प्लॉई है उसकी कुशलता का परिणाम वो प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकालना पड़ता है, प्रॉफिट निकालना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है। प्रॉफिट दिखता तो है, दिख सकता है, लेकिन जो दिखता है वो मिलेगा भी ये नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल होता है, इसके लिए प्रयास करने होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रॉफिट होता है ये हमारे अच्छे डिसीजन, अच्छे एक्शन के कारण, उपयोगी एक्शन के कारण, इन सब हमारी योग्यता, क्षमता, टैलेंट, एक्सपीरियंस, तमाम सारी अच्छी चीज़ों का पुरस्कार होता है। लॉस या जो कि ये जो हमको ज्ञात है उसके आधार पर जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसका पुरस्कार। जो लॉस होता है वो हो सकता है मतलब हमारी गलतियों के कारण भी हो सकता है, और तथा अन्य बाहरी परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है, अन्य बाहरी परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है, तो वो लॉस होता है। और प्रॉफिट भी बाहरी परिस्थितियों के कारण भी लॉस हो सकता है। मान लिया जैसे कि किसी समय में रेट इकट्ठे बढ़ गए, कारण कोई भी हो इकट्ठे रेट बढ़ गए तो वही प्रॉफिट हो गया, वही बिजनेस, और अचानक रेट गिर गए तो वही घाटा हो गया। शेयर मार्केट इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके अलावा अन्य तमाम सारी बिजनेसों में कि वही बिजनेस किसी समय में घाटा दे देता है, वही बिजनेस किसी समय में मुनाफा दे देता है। अर्थात वही निर्णय कभी हमें प्रॉफिट दे देता है, कभी हमें लॉस दे देता है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि हमारे सही निर्णय हैं तो ये संभव है कि लॉस कम हो या कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसलिए कोई भी बिजनेस न तो उस बिजनेस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, उस बिजनेस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये बिल्कुल बेकार है, यह बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ये बिल्कुल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब कहना चाहिएगा ये तमाम सारी चीज़ों के आधार पर निर्भर करता है। खाली इस आधार पर
इस आधार पर जवाब देना निश्चित तौर पर बेहद मुश्किल होता है कि हाँ, हमारे पास में इतना पैसा है तो हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, या मुझको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, या मुझको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें रिस्क कम है। जिनमें रिस्क कम है तो रिस्क कम है तो हो सकता है कहीं पर प्रॉफिट भी कम हो, प्रॉफिट भी कम हो। अब जिससे मान लिया कहा जाता है कि भाई ठीक है, आपके पास में मान लिया 5 लाख रुपए हैं, अरे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, अरे सुरक्षित चाहिए आपको रिटर्न, सुरक्षित चाहिए, अरे बैंक में जमा कर दो, बैंक में जमा कर दो, जमा कर दो, जब जरूरत हो तब लेना चाहो चालू खाते में जमा कर दो। लेकिन ये थोड़ा और रिटर्न चाहिए तो फिक्स खाते में जमा कर दो, उसमें थोड़ा टाइम का बाउंडेशन है, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यदि मान लिया और ज़्यादा चाहिए तो फिर म्यूचुअल फंड या अन्य स्कीमें हैं, रिस्क वाली हैं, उनमें बेनिफिट ज़्यादा है उसमें, लेकिन तो उसमें रिस्क है, उसमें रिस्क है। या फिर जो है तो ये बात आती है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब ये है आपकी योग्यता के आधार पर निर्भर करता है, ये आपकी योग्यता क्षमता के आधार पर निर्भर करता है कि आखिरकार कि मतलब बात ये आती है कि सामान्य योग्यता एक अलग चीज़, व्यावसायिक योग्यता एक अलग चीज़ होती है। व्यावसायिक योग्यता कॉमर्शियल एबिलिटी, कॉमर्शियल नॉलेज, ज्ञान, स्किल, टैलेंट, ये सब अलग चीज़ें हैं, और अन्य नॉलेज, स्किल, टैलेंट वो सब चीज़ें अलग हैं, अलग चीज़ें हैं। तो जो व्यावसायिक योग्यता है, व्यावसायिक क्षमता है, व्यावसायिक स्किल है, व्यावसायिक टैलेंट है, व्यावसायिक रिजल्ट मेकिंग क्षमता है, यह एक चीज़ अलग है। इसके आधार पर यह डिसीजन होता है कि आखिरकार आप बिजनेस करने लायक हैं या नहीं हैं, या आप बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए सामान्य नॉलेज, स्किल, टैलेंट, रिजल्ट मेकिंग क्षमता से यह एक बिल्कुल अलग चीज़ सामने निकल करके आती है कि जो व्यावसायिक नॉलेज, योग्यता, क्षमता, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं। तो एक तो हुआ जा करके जो आपके पास में सामान्य नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, रिजल्ट मेकिंग क्षमता, वो उसके आधार पर बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उसके आधार पर सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं, और उसके आधार पर जॉब स्टार्ट होते हैं। दूसरी चीज़ आ गई पैसा। पैसे के संदर्भ में ये बात है कि हाँ, कॉमर्शियल योग्यता भी होती है, ठीक। तीसरी चीज़ आती है कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अर्थात प्रॉपर्टी आपके पास में क्या है, प्रॉपर्टी आपके पास में क्या है, उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी में बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। अर्थात वो प्रॉपर्टी किस बिजनेस के लिए सूट करती हैं, ये भी देखा जा सकता है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। अब किसी के पास में खेती है, किसी के पास में दुकान वाली जगह है, किसी के पास में फैक्ट्री वाली जगह है, किसी के पास में रोड पर जगह है, किसी के पास में गली में जगह है, किसी के पास में, अर्थात जो जगह है भाई, जगह है, जगह की कीमत, फिर बिल्डिंग की कीमत, फिर अदर्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अदर्स प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी कॉमर्शियल वैल्यू क्या है, उसमें कॉमर्शियल डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है आदि इत्यादि, उसके आधार पर कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये सब तो वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर भी निर्भर करता है, आपकी प्रॉपर्टी के आधार पर, साथ ही साथ अदर्स परिस्थितियों के आधार पर भी निर्भर कर सकता है। तो ये है एक तरीके से पार्टिकुलर एडवाइस के अंतर्गत, ये पार्टिकुलर एक्सपर्ट के आधार पर कहा जा सकता है, या पार्टिकुलर अध्ययन, स्टडी, रिसर्च के आधार पर ये बात कही जा सकती है। इसलिए प्रॉपर्टी के आधार पर भी बिजनेस निर्धारित होते हैं कि यह प्रॉपर्टी किस बिजनेस के लिए सूट करती है, या इस प्रॉपर्टी के लिए कौन सा बिजनेस सूट करता है। तीसरी चीज़ आती है कि अदर संभावनाएं। अदर संभावनाएं कि कुछ संभावनाएं हमको नज़र आ जाती हैं, कुछ संभावनाएं नज़र आ जाती हैं, और उन संभावनाओं के आधार पर यदि वो संभावनाएं बिजनेस दे रही हैं तो वो बिजनेस सुटेबल हो जाते हैं। जैसे कि मान लिया कि जब मोबाइल इंडस्ट्री आई तो ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अदर्स दुकानें बंद कर दी और उन्होंने मोबाइल को बेचने का, रिचार्ज बेचने का काम धंधा शुरू कर दिया। अच्छा खासा इनकम देने लगा, क्योंकि वो चीज़ इंडस्ट्री आ रही थी, डेवलप हो रही थी, और उसके साथ में अब मतलब कुछ इंडस्ट्रियाँ आती हैं, कुछ इंडस्ट्रियाँ जाती हैं, आती हैं तो कुछ जाती हैं। अर्थात उसी दौर में
उसी दौर में मान लिया जैसे कि जो है कि मोबाइल बनाने वाले ये सब लोग फैलने लगे, बनने लगे, जा करके इस काम को सीखने लगे। वहीं इसके विपरीत कुछ इंडस्ट्रियाँ जा रही थी, जैसे सबसे बड़ी इंडस्ट्री सिनेमा हॉल इंडस्ट्री, ये तो चली ही गई, ये तो चली गई। और इसके साथ में तमाम सारे पान बीड़ी की दुकानें ये सब थी, वो सब चीज़ें इंडस्ट्री एक तरीके से ने चली गई। अर्थात यदि जाने वाली इंडस्ट्री को आप पकड़ करके बैठेंगे तो आप घाटे में होंगे। यदि आप आने वाली इंडस्ट्री को आप पकड़ेंगे, आने वाले इंडस्ट्री को यदि आप पकड़ेंगे तो स्वाभाविक बात है आपको बेनिफिट होगा। अर्थात इसी दौर में आपने ये भी देखा कि कुछ कंपनियां आई हैं टेलीकॉम सेक्टर में, चाहे आपका एयरसेल हो, चाहे MTS हो, चाहे यूनियन आर हो, चाहे हच हो, मतलब कई सारी कंपनियां आई हैं। एयरटेल भी था, जियो भी था, ये सब चीज़ें, रिलायंस भी था, ये सब आए तो इनमें ठीक आए तो इनका स्कोप बढ़ा जा करके, लोग इनमें इन्वेस्टमेंट किया, जो भी किया जाता, ठीक है, तरक्की की। लेकिन साथ ही साथ आए, जिसका आना भी है तो उसका जाना भी तो है। अब इनमें कुछ इंडस्ट्रियाँ चली गई, इसी के आधार पर अन्य तमाम सारे मामलों में इंडस्ट्री में ये परिवर्तन सब होते रहते हैं। इसलिए यदि आपने जाने वाले इंडस्ट्री को लाइक किया है, जाने वाली इंडस्ट्री के आधार पर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो चला जाएगा, उसका असर आप पर भी पड़ेगा, आप लॉस में चले जाएंगे। लेकिन यदि आने वाली इंडस्ट्री और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार जो आ रही इंडस्ट्री ये ठहरेगी कब तक, उसी के आधार पर आपको इन्वेस्टमेंट करना। पता चले कि उसकी लाइफ है 5 साल और आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा, इतना ठोस इन्वेस्टमेंट कर रखा, तो परिणाम वो तो घाटा दे ही जाएगा। तो इसलिए ये संभावनाओं के वेस्ट के आधार पर भी होता है। कभी कभी होता है कि मान लिया अन्य प्रकार की संभावनाएं, ये लोकल भी संभावनाएं हो सकती हैं, ग्लोबल भी संभावनाएं हो सकती हैं, स्मॉल स्केल पर भी हो सकती हैं और बिग स्केल पर भी हो सकती हैं। इसलिए उनके आधार पर भी ये डिसीजन लिया जाता है कि आखिरकार कौन सा बिजनेस करना चाहिए। कभी कभी ऑफर के आधार पर भी हो जाता है, हालांकि ऑफर के आधार पर सेल्स बढ़ाई जाती हैं, ठीक है, ऑफर के आधार पर सेल्स भी बढ़ाई जाती हैं और कभी कभी ऑफर के आधार पर बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए जाते हैं। और ये अक्सर करके कभी कभी हेल्पिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिए जाते हैं और कभी कभी पूरक बिजनेस स्टार्ट कर दिए जाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार आप मेन बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में हैं, या आप हेल्पिंग बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में हैं, या आप पूरक बिजनेस स्टार्ट करने के रूप में हैं, या फिर आप लोकल बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में हैं, या फिर आप ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में हैं। तो ये सब चीज़ें जो ऑफ़र होते हैं, ऑफ़र कहीं से भी लग सकता है। अब वो ऑफ़र मौका भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपको देखना पड़ेगा। या आप नहीं देख सकते हैं तो उसके लिए एक्सपर्ट की हेल्प लीजिएगा, जो आपको ये डिफाइन करके बताएगा कि हाँ, ये इसमें रिस्क कितनी है और इसमें बेनिफिट कितना हो सकता है। क्लियर तो सब अनिश्चित रहता है, लेकिन फिर भी एक संभावित डाटा आपको मिल सकता है, जो कि आपकी डिसीजन लेने में, जो आपको एक्शन लेने में, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ कभी कभी कुछ तात्कालिक तौर पर अवसर जनरेट हो जाते हैं, मौके जनरेट हो जाते हैं, जो क्षेत्रीय, लोकल या विभिन्न स्तरों के आधार पर कहा जा सकता है। तो मतलब कहना चाहिएगा कि मार्केट के परिवर्तनों के कारण, इकोनॉमी के परिवर्तन के कारण, इंडस्ट्री के परिवर्तन के कारण, कस्टमर की रुचि इंटरेस्ट के परिवर्तन के कारण, तमाम प्रकार के परिवर्तनों के कारण इंडस्ट्रियाँ, कंपनियाँ, बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये सिलसिला अपने आप में गतिशील है, चलता रहता है। इन सारे गतिशीलों में आपको डिसीजन लेना, अर्थात यूँ तो लाइफ का डिसीजन लेना कठिन होता है, फिर इकोनॉमिक डिसीजन लेना और भी कठिन, और उसके बाद में फिर कॉमर्शियल डिसीजन लेना, ये तो और भी कठिन होता है। तो सवाल वही उठता है कि आखिरकार अंततः इसी बात पर आ जाता है सवाल कि आपके पास में कॉमर्शियल योग्यता क्या है, कॉमर्शियल नॉलेज क्या है, कॉमर्शियल समझ क्या है, कॉमर्शियल टैलेंट क्या है। इसके आधार
इसके आधार पर ये निश्चित होता है, इसके आधार पर कहिएगा सलाह दी जा सकती है, एडवाइस दी जा सकती है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तब दूसरे नंबर पर आपका नॉलेज, जो आपका सामान्य नॉलेज है, आखिरकार वो हेल्पिंग होगा या नहीं हेल्पिंग होगा, या फिर वो एंटी होगा। फिर आपके साधन हेल्पिंग होंगे या एंटी होंगे। आपका पैसा, मतलब अदर्स चीज़ें कहीं पर बाद में देखी जाती हैं, क्योंकि जो बेनिफिट है वो निकलेगा आपकी व्यावसायिक योग्यता या समझ से। और व्यावसायिक योग्यता या समझ ये है आपकी लाइफ की समझ, आपकी इकोनॉमिक समझ, साथ साथ आपकी जो सोसाइटी की समझ है या अदर्स फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, उनकी एवरेज समझ पर निर्भर करता है। उसके आधार पर जहाँ एक तरफ बिजनेस का सिलेक्शन होता है, उसकी क्वालिटी का सिलेक्शन होता है, उसकी क्वांटिटी का सिलेक्शन होता है, उसके प्लेस का सिलेक्शन होता है, उसके टाइम का सिलेक्शन होता है, और उसकी स्टार्टिंग का सिलेक्शन होता है। अन्यथा ट्राई है ट्रायल तो कोई भी कभी भी कर सकता है। तो इसलिए पहले मतलब बताया ना, बिजनेस स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कामयाब करने के लिए तो टैलेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, या अन्य तमाम सारी विशेषताओं को चाहिए। अब क्या उन सारी विशेषताओं को या उन विशेषताओं को आप इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं? और यदि इंस्टॉल नहीं करेंगे तो स्ट्रगल करेंगे। या तो आप स्ट्रगल करेंगे या आपका बिजनेस स्ट्रगल करेगा। अर्थात यह निश्चित तौर पर, मैं ये कह सकता हूँ, निश्चित तौर पर अभी हमारी ये क्षमता नहीं है कि हाँ आप हमसे ये पूछें कि हाँ हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और हम आपको बता दें, नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि भी आम आदमी से पूछो तो बता देगा कि भैया आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो ऑप्शन। अरे बताने को तो ऐसे बताया जा सकता है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है क्या किएगा, उसको झेलेगा कौन? झेलेंगे तो आप ही। इसलिए यह प्रश्न अपने आप में जटिल है, और जटिल है तो इसको जटिलता के आधार पर ही इसको सुलझाना चाहिए, इसको आसानी के आधार पर नहीं सुलझाना चाहिए। जितने जटिल प्रश्न को जितनी जटिलता के साथ सुलझाओगे, निश्चित तौर पर उसका आंसर उतना ही बढ़िया आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।